हेलो दोस्तों। कई लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। ज़्यादातर लोगों को तो रिकवर होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट यस 25 से 30% लोगों के अंदर कोरोना ठीक होने के बावजूद भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज कोरोना से रिकवर होने के बाद में क्या सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, कौन से सिम्टम्स पे हमें ध्यान देना चाहिए और कौन से सिम्टम्स को हमें इग्नोर करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे सिम्टम्स डिस्कस करने के लिए उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सिम्टम्स रहते हैं बट वो सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, अपन को उनको ज्यादा फोकस करने की या उनके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उन सिम्टम्स के लिए ओनली टाइम इज द मेडिसिन। धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स चले जाएंगे। तो इस कैटेगरी के सिम्टम्स है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वीकनेस। ज्यादातर लोगों में वीकनेस 2 या 3 वीक्स तक रहती है, एट द मोस्ट 3 मंथ्स तक। लेकिन 3 मंथ्स के बाद में वीकनेस 99 से 100% लोगों में ठीक हो जाती है। दूसरा सिम्टम्स होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम या थोड़ी सी श्वास की प्रॉब्लम। अगेन ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे पेशेंट लोग रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको श्वास में तकलीफ के साथ साथ आपका ऑक्सीजन का लेवल 92% से कम रहता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए। और 90 से जिनका ऑक्सीजन लेवल कम रहता है उनको तो हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, उनको हमेशा टाइम टू टाइम सलाह लेनी चाहिए। बट जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से अबव है वो घर पे रेस्ट कर सकते हैं, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ कुछ लोगों को ड्राई कफ या खांसी भी थोड़े टाइम तक बनी रह सकती है और कफ भी धीरे धीरे करके वो कम हो जाती है या चली जाती है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है, अगर आप सो रहे हो और अगर नाइट टाइम में सोते समय भी अगर आपको खांसी रहती है, दैट मीन्स ये कुछ एबनॉर्मल है और उसके लिए अगेन आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। कुछ लोगों में मल्टीपल जॉइंट पेन या मसल पेन भी रह सकता है, बट अगेन ये जो सिम्टम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ठीक हो जाता है। कुछ लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन या वो बोलते हैं हम स्ट्रेट कोई भी चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं या कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिनको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं, ऐसा देखा गया। बट अगेन 3 से 6 मंथ के अंदर ये सिम्टम्स भी रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोगों में एक अजीब सा सिम्टम्स देखा गया है जिनमें या तो उनका अपर पार्ट ऑफ बॉडी में पसीना ज्यादा आता है या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में पसीना ज्यादा आता है या हाफ ऑफ द बॉडी में पसीना जाता है, सडनली उनको पसीना आने लग जाता है, या नमनेस जो सूनापन रहता है, लोअर पार्ट में सूनापन रहता है या अपर पार्ट में सूनापन रहता है। तो ये जो सब मैंने सिम्टम्स बताया है इनके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, उसके लिए टाइम इज द मेडिसिन। आप थोड़ा टाइम दीजिए, ये सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे और बाद में एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, आप हेल्दी फूड लीजिए, आप हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से आ जाए। नेक्स्ट सिम्टम्स है धड़कन का बढ़ना। ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट जो कोरोना से रिकवर होके आए उनमें से 70% लोग को ये सिम्टम्स रहता है। हाँ, जब कोरोना होता है कोरोना हार्ट की धड़कन को कम करता है, तो जब लोग एडमिट होते हैं या घर पे होते हैं तो हमारे पास काफी बार कॉल करते हैं कि उनकी पल्स कम रहती है, तो कोरोना पल्स कम करता है। साथ ही साथ कोरोना की जो दवाई देते हैं रेमडेसिविर, टोसिलुजिमेब, वो मेडिसिन भी धड़कन को कम करती है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड काफी लोगों का ऐसा होता है धड़कन कम होती है लेकिन धड़कन बाद में धीरे धीरे नॉर्मल आ जाती है। लेकिन रिकवरी के बाद में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों की पल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। जब आप खड़े होते हो, जब आप चलते हो, नॉर्मल भी हमारी पल्स रेट थोड़ी सी बढ़ती है, बट जो कोविड से रिकवर होके आए उनकी पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर आपका पल्स रेट 120 से ज्यादा रहती है एनी टाइम, ऐसे लोगों को शायद स्ट्रेस रिलेटेड भी ये धड़कन बढ़ी हुई हो सकती है। तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि आपकी पल्स हमेशा जब आप गहरी नींद में हो तो आपके घर वालों को किसी को बोलिए कि आपकी स्लीपिंग पल्स रेट चेक करें। अगर स्लीपिंग पल्स रेट 100 से ज्यादा आ रही है तो आपको पल्स कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। आपको आइदर फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके और उसके अनुसार अप्रोप्रिएट मेडिसिन लिखवानी चाहिए। कोरोना
लंग्स पे इफेक्ट करता है, ब्रेन पे इफेक्ट करता है, हार्ट पर इफेक्ट करता है और किडनी पे भी इफेक्ट करता है। इसलिए अगर आपकी पल्स रेट बढ़ी हुई है तो आपको प्रॉपर पल्स कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी चाहिए। हो सके तो आपको एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी भी करवाना चाहिए और फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम्स जो देखा गया है प्राय कोरोना के टाइम में, जो फीवर होता है वो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर फीवर 8वें से लेके 13वें 14 दिन तक वापस से रीअपियर या वापस आ सकता है, लेकिन वो फीवर यूजली 99 या 100 या 100.5 तक मैक्सिमम जाता है। लेकिन आपका फीवर अगर उससे ज्यादा जाता है तो आपको फिर से मार्कर से वो चेक करवाने चाहिए, आपके डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और फीवर अगर कंटिन्यूसली आता है, फीवर का एक फिक्स पैटर्न होता है, तो भी ये एबनॉर्मल फीवर है और आपको आपके फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो मैंने सब सिम्टम्स बताया है, इनके अंदर आपको स्पेसिफिक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली टाइम इज द मेडिसिन। आप अपने टाइम को टाइम दीजिए, ये खराब टाइम है उसको थोड़ा टाइम दीजिए, आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए और इन सब सिम्टम्स से आप स्लोली रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास ऑफ सिम्टम्स है साइकोलॉजिकल रिलेटेड है, या जिसको हम थिंकिंग रिलेटेड बोलते हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो एक तरह से एंजाइटी से सफर करते हैं, एंग्सियस है, पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स उनको बहुत बहुत बार बार आते हैं, उनको एक तरह से डर लगता है। कुछ लोगों को इनसोम्निया यानी नींद बिल्कुल नहीं आती है, या कुछ लोगों को हाइपरसोम्निया यानी नींद बहुत ज्यादा आती है। कुछ लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करते या उनको इंटरेस्ट कम हो जाता है, डिप्रेशन जैसा लगता है। ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह है कि ये जो चीज है वो टोटली साइकोलॉजिकल, आप कोविड के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं उसकी वजह से ही ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अगेन मैं आपको इसके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि आज अगर रात है तो दिन जरूर से होने वाला है। इसका भी ट्रीटमेंट वही है, टाइम नीड्स टाइम। आज बुरे समय को कुछ टाइम दीजिए आप और आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप आपका टाइम पास करने कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कीजिए, जैसे पॉजिटिव या मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल प्रोग्राम देखिए। आप जो आपके मनपसंद मूवीज है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है वो मूवीज देखिए। टीवी सीरियल्स प्रोग्राम जिनमें आपका मेंटल एक्टिविटी थोड़ा आप खुश होते हो वैसे प्रोग्राम देखिए, तो डेफिनेटली आप इस फेज को भी पार कर लेंगे और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे आप बाहर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम आगे जाके नहीं आती है। तो इस समय आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है और धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स आपके चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास ऑफ सिम्टम्स है सिम्टम्स ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज, यानी आपको वास्तव में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से सिम्टम्स है। अब जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी को ऑलरेडी रीनल ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किसी को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी रिस्क ज़्यादा रहती है। और ऐसे लोगों को अगर कोविड हुआ है तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जब आपका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा हो तब आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को आपको बताना है कि आपको पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है और उनके लिए आपकी क्या मेडिसिन चल रही है। साथ ही साथ जब आपकी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज हो जाते हो या आप घर जाते हो, तो जो भी मेडिसिन लेते हो उन सब मेडिसिन को कंबाइन करके साथ में लेना है। आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, जब आपने कोरोना को हरा दिया है तब आपको इन सब डिजीज से डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे आप डायबिटीज है तो डायबिटीज का रेगुलरली आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर डॉक्टर ने इंसुलिन लिखी है तो आपको इंसुलिन रेगुलरली लेना है, उनको दिखाना है। कोरोना के बाद में शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्लस जो दूसरे अपने सेकेंडरी रिस्क फैक्टर है उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्लास ऑफ सिम्टम्स जो ऑर्गेनिक सिम्टम्स हम बोलते हैं उसमें चेस्ट पेन आता है। जैसे पेशेंट को वाकई में जैसे चलने में सीने में पेन होता है, सीढ़ी चढ़ने में सीने में पेन होता है। अगर आपको लगता है कि आप जब कुछ एक्टिविटीज करते हो जब आपके सीने में पेन होता है तो वो शायद हार्ट की वजह से हो सकता है, तो ऐसे के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर से दिखाना चाहिए। कुछ लोगों में प्राय धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो जब भी खड़े होते हैं या कुछ चलते हैं तो धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इस
कंडीशन को हम पोस्चरल ऑर्थोस्टेटिक टैकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन बोलते हैं, POTH। ऐसे लोगों को अगर कुछ भी थोड़ा बहुत चलने से, वॉक करने से या खड़े होने से अगर चक्कर जैसा आते हैं, वर्टिगो जैसा होता है, तो उन लोगों को फ्लूइड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। और ये सब हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसके लिए एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास ऑफ सिम्टम्स है सिम्टम्स ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी जब आपको कोविड हुआ है, आप कोविड से रिकवर हो गए हो, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ऐसे लोगों को एक बार फीवर ठीक होने के बाद में फीवर वापस से रीअपियर होता है, यानी 14-50 डेज के बाद में भी फीवर वापस से आता है या फीवर कंटिन्यू रहता है। लेकिन फीवर अगर आता है तो फीवर किस जगह के इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, वो आपकी बॉडी आपको साइन देगी। जैसे सपोज चेस्ट में इन्फेक्शन है तो आपको साथ में कफ होगा या चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन होगा। जब आप सांस ले रहे हो तो आपको सीने में थोड़ा बहुत दर्द जैसा लगेगा। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो आपको यूरिन में जलन होगी या आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपके पेट की आंतों में इन्फेक्शन है तो आपको फीवर के साथ में एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द भी होगा। तो जो भी सिम्टम्स होता है उससे आपको कोरिलेट करना है और उससे हमें पता चलेगा हमको सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन सा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है। और ऐसे सिम्टम अगर है तो आपको डेफिनेटली आपके अच्छे फिजिशियन से आपको कांटेक्ट करना है। लास्ट क्लास ऑफ सिम्टम्स जो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब आपकी बॉडी में जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तब आपको कोई भी जो अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन बोलते हैं वो होने की संभावना रहती है। उसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो है फंगल इन्फेक्शन। आजकल आपने काफ़ी सुना है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे चारों तरफ फंगस सब जगह प्रेजेंट है। फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो सब जगह अवेलेबल है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है या फंगस को ग्रो करने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर हुआ है, जिसको स्टेरॉइड मिला है, जिसने इम्यूनोमॉड्यूलेटर या टोसिलिजुमेब जिनको मिला है, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी गई है, उनके अंदर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होने की रिस्क सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाहता हूँ। फंगस एनवायरनमेंट में सब जगह है, लेकिन जब हमको कोविड होता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो कोविड में वैसे भी बढ़ जाता है। और जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड भी इम्यूनिटी को कम करता है और अपने शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो इसलिए फंगस के लिए अगर कोई पेशेंट को स्टेरॉइड मिला है तो उसके लिए सबसे अच्छे चांसेस होते हैं बॉडी में ग्रो करने के लिए। तो फंगस की जो एंट्री होती है हमारे बॉडी में नाक से होती है, मुंह से होती है, या कोई भी जैसे यूरिन के ट्रैक से या यूरिथ्रा के ओपनिंग से होती है, एनएस के ओपनिंग से होती है। तो जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, उसी वजह से फंगस ग्रो करने लग जाती है। जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसको बोलते हैं। इन दिनों में आप थोड़ा एक नाम सुनोगे, अभी सुनोगे वाइट फंगस, वो भी है। वाइट फंगस यानी एक अलग तरह का फंगस जो कैंडिडियासिस होता है या एस्परजिलोसिस होता है, उसको हम वाइट फंगस बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फंगस यानी बॉडी में कुछ फंगस या सेकेंडरी इम्यूनिटी कम हुई है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। इसको अगर आप प्रारंभिक अवस्था में ही अगर पता लगा लेते हो तो इसको हम अच्छे से कंट्रोल में कर देते हैं। लेकिन अगर आप लेट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हमारे पास काफ़ी लोग हमको पूछते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या है, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट कोविड से बाहर निकला है, जिसको स्टेरॉइड मिला है, जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर या टोसिलिजुमेब मिला है, या जिनको ऑक्सीजन दी गई है, जो आईसीयू में ज़्यादा रहा है, ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और उसके सिम्टम्स होते हैं या तो मुंह के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ सूजन या दर्द होना, आंखों के पीछे रिट्रो ऑर्बिटल पेन जो बोलता है, आंखों के पीछे पेन होना, आधा सिर में दर्द होना, दांत या ये जो हड्डियां होती है उसमें पेन होता है या दांत ऑटोमेटिकली लूज हो जाना, मुंह के अंदर वाइट पैचेस दिखाई देना, नाक के अंदर ब्लड कलर का ब्लड जैसा या फिर काला डिस्चार्ज आना,
ये सब ब्लैक फंगस के निशानियां हैं। साथ ही साथ पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा, रेडनेस भी होगा फेस में, कुछ सूनापन भी लग सकता है और फीवर भी आ सकता है। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत आपको ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए, और ईएनटी सर्जन उसको जांच करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए शायद आपका एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, या कभी कभी वो लोकल स्कोपी करके उसमें से कुछ फ्लूइड निकाल के उसको केओस सॉल्यूशन में डाल के वो फंगस कौन सी क्वालिटी का है उसकी वो जांच करते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे मुद्दा कि हम उससे ब्लैक फंगस से बचे कैसे, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। फंगस सब जगह प्रेजेंट है। जो पेशेंट कोविड से रिकवर होके गया है उसको ध्यान रखना है कि उसको डस्टी एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाना है। जहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे उसको दूर रहना है। घर के अंदर भी जहाँ पे डस्टिंग हो रही है उससे उसको थोड़ा दूर रहना है। घर में जाते ही जो अपने पुरानी फाइल्स होती हैं, डस्ट रूम जैसे ओल्ड जो क्लोज रूम होते हैं जिसमें सीलन वाली लकड़ी होती है, या ओल्ड फाइल्स होती है, ओल्ड करेंसीज होती है, उन सब के अंदर बैठ के उसको काम नहीं करना है। यूजली जो ब्लैक फंगस होती है वो ऑर्गेनिक डिकेड मटेरियल यानी जो सड़ी गली चीज़ों में ज़्यादा होती है। जैसे घर में भी कभी सब्जी या कोई भी खाने की जो चीज़ होती है 2 दिन पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर आप देखते हो फंगस है, तो वो ही फंगस है जो आप ऐसे एनवायरनमेंट में आपको जाने से बचना है। आप जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे उतना आपके फंगस होने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फंगस के लिए प्रोन है या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको हो सकता है, तो आपको ओरल हाइजीन का, आपके बॉडी के कोई भी ओपनिंग वाले हाइजीन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर आप दिन में 2 बार आप बेटाडिन गार्गल करेंगे, नोज डाउचिंग करेंगे, तो आपको फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे कम हो जाएगी। और लास्ट में मैं फंगस के लिए बताना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस या वाइट फंगस जो होती है उनके लिए आईवी एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन यूज में आता है। ऐसा नहीं है अभी इंजेक्शन शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है, बट उसके अलावा काफ़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल है। तो आप प्रॉपरली अगर आपके इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट से, अगर आपके फिजिशियन से, आपके सर्जन से आप बात करेंगे, तो अगर कुछ मेडिसिन सप्लाई में नहीं है तो आपको डेफिनेटली उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी किस्मत वाले हैं जो हम कोरोना को हरा पाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की लड़ाई में हमारे काफ़ी फैकल्टीज़ के डॉक्टर्स लोग, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स इस लड़ाई को नहीं जीत पाए, वो खुद हार गए। अगर हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग का दिल से पालन करेंगे, ताकि हम स्वयं भी कोरोना से बच पाए, हमारे फैमिली को हम कोरोना से बचा सके, और हम आसपास के लोगों को भी इसके बारे में एजुकेट करें ताकि हमारी सोसाइटी के लोग भी कोरोना से बच सके। और ये प्रॉमिस ही हमारे उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।